हम्म। तो हमारा ये चल रहा है प्रोएक्टिविटी। कल हमने जस्ट शुरू किया था इसको, प्रोएक्टिविटी की अवधारणा। ये विषय को, इसकी अवधारणा प्रोएक्टिविटी। प्रोएक्टिविटी शब्द जो है ना, इसका मतलब है कि एक्टिव से थोड़ा ज्यादा। यानी कि इसको हम अगर एग्जैक्ट हिंदी में बात करें तो इसका होता है अग्र सक्रियता। सक्रिय होना पर अग्र सक्रिय। एक्चुअल हिंदी वर्ड जो इसका होगा ना प्रोएक्टिविटी का, वो होगा अग्र सक्रियता। ये विषय व्यक्तिगत अवलोकन के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात प्रिंसिपल ऑफ। ये मतलब सक्रियता क्या होती है? ये होती है कि किसी काम के लिए हम जो है ना, इन एंटिसिपेशन, ऐसा हो सकता है। एक व्यक्ति वो है जब घटना घटित हो जाती है फिर एक्शन लेता है। एक ये है कि इसकी संभावना है, ऐसा हो सकता है हो जाए, उसके लिए वो पहले ही प्रोएक्टिव है, वो प्रिपरेशन करके रखता है। अगर ऐसा हो गया तो मैं ऐसा करूंगा, क्योंकि उसको संभावना नजर आती है कि ये होने का पूरा चांस है। यानी जिसको एक्चुअल एंटिसिपेशन होती है, जो उस चीज का प्रत्याशी होता है इन एंटिसिपेशन में, उसको पूर्वानुमान लग जाता है। वो उसकी अपनी ही नॉलेज, अपने ही कारण, वो फिर उसका इनिशिएटिव पहले ही ले लेते हैं। जिसमें जमानत ले लेंगे पहले। पहले नहीं, वो तो खैर नजर ही आ रहा है कि जब केस हो गया है। मतलब यह है कि कल को मेरे साथ ना हो जाए ऐसा, उससे पहले अग्र सक्रियता आ जाती है उसमें। ऐसा हो जाए, इसको समझने के लिए कि एक व्यक्ति घर बनाता है, उसके दो बेटे हैं। वो घर बनाता है तो घर बनाने के लिए वो घर को एक ऐसे कॉमन अपने हिसाब से बनाता है, या इन एंटिसिपेशन में कि कल को दोनों बेटे जो हैं, एक टाइम आएगा कि दोनों अलग होंगे। इसका मतलब है कि अगर दो फ्लोर बना रहा हूं तो किचन ऊपर वाले फ्लोर में भी होना चाहिए, वो भी एक इंडिपेंडेंट फ्लोर होना चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में अगर ये दोनों बेटे अलग होते हैं 10 या 15 साल बाद, उस समय घर में तोड़ फोड़ ना हो, झगड़ा भी ना हो। दोनों के फ्लोर जो है एग्जैक्टली, घर कॉमन चलता है, उसको उस ऊपर वाली किचन को स्टोर बना के रखा हुआ है, पर वो पूरी किचन बनाई हुई, पूरी किचन बनाई हुई है कि उसका तोड़ फोड़ है। ये इन एंटिसिपेशन कि ये इस केस में इवन संभावना भी नहीं कहेंगे, ये तो होगा ही होगा। संभावना ये है कि कब होगा, कितने समय बाद होगा, ये डिपेंड्स। इमीडिएट भी हो सकता है, कुछ 10-15 साल बाद भी हो सकता है, उनके जाने के बाद हो सकता है। उसको उसने ना, ये सक्रियता उसकी अग्र सक्रियता है कि ये टाइम से पहले ऐसा कर। ये तो हम और व्यवहार में देखते हैं, जो पुराने बुजुर्ग होते हैं वो इन एंटिसिपेशन चलते हैं। कई लोग घर दो बना देते हैं अपनी क्षमता के अनुसार, कि कल आने वाले समय के अंदर हमें दो घरों की जरूरत पड़ेगी। ये सारा क्या है ना, ये प्रोएक्टिव होना है। एक होता है कि आज के समय के अनुसार जैसा घटित हो रहा है वैसा कार्य कर रहा है, और हम इन एंटिसिपेशन चल रहे हैं कि कल को ऐसा ना हो जाए। इन एंटिसिपेशन संभावना है, वो प्रोएक्टिव है व्यक्ति। वो व्यक्ति जो रात को गिलास पानी का रखकर अपने साइड पे रखते हैं कई लोग, वो उसको ढक्कन लगा के रखता है कि इन एंटिसिपेशन की कोई मच्छर आकर उसमें मर ना जाए, कोई जीव की हिंसा ना हो जाए। वो प्रोएक्टिव है। अगर कोई उसको कहे कि क्या रोज मरता है इसमें मच्छर ऐसा, बोले नहीं, पर अपने को ढकना है, ढकना है। ये क्या, उसका पूर्व अनुमान लेकर संभावनाएं दिमाग में रख रहा है, और उसके लिए वो अग्र सक्रिय हो रहा है। दिस इज द वर्ड, इज द प्रोएक्टिव होना। ये आज की में ये। मध्याह्न वंदना में गुरुदेव, हाँ जी। गुरुदेव इसको अपन दूरदर्शिता भी कह सकते हैं क्या? दूरदर्शिता तो एक कॉमन वर्ड है ना। अच्छा। दूरदर्शिता तो इसमें दूरदर्शिता का एलिमेंट तो आएगा। अच्छा। जब जब हमने एंटिसिपेशन कह दिया, इनिशिएटिव लेना कह दिया, तो हाँ जी। ये क्वालिटी ना, जो लोग चेस खेलते हैं ना, चेस खेलते हैं, हाँ जी। हाँ जी। वो इन एंटिसिपेशन, जो अच्छा क्रिकेटर बैट करने वाला है ना, वो बॉलर किस पोजीशन पे हिल रहा है, वो बॉलर को पूरा वॉच कर रहा है, और उसके ठीक है। हाथ का मूवमेंट देख के वो समझता है कि ये बॉल आने वाली है। हाँ वो जी। हाँ जी। पहले ही जो है ना, वो सक्रिय हो गया, ठीक है। अग्र सक्रिय हो गया इन एंटिसिपेशन की, इसकी संभावना है ऐसा शायद कर दे, ऐसा कर दे। तो इससे क्या होगा कि इसके कारण, प्रोएक्टिव होने के कारण, इसमें मेरा सेल्फ इनिशिएटेड जो है ना बिहेवियर हो जाता है। मैं इनिशिएटिव पहले लेता हूं, घटना हम्म। घटने के बाद उसको लोग तो सारे लोग करेक्ट करते हैं, घटना घट जाती है उस पर एक्शन लेते हैं। ऐसी हम्म। घटना ना घट जाए
घट जाए इसकी संभावना है, तो दो तीन जो ऑप्शन होती हैं उसके उसके लिए वो करेक्टिव एक्शन लेके रखता है। अगर ऐसा हो गया तो ऐसा कर लेंगे, ऐसा हो गया तो ऐसा कर लेंगे। ये बिल्कुल जैसे चेस का खेल होता है, शतरंज की बाजी में, उसमें जो होता है वो कितने, जो उसने स्कीम सोची हुई है वो कितनी पहले से सोची होती है, कितने स्टेप्स में जाकर वो इंप्लीमेंट होगा, एक बार में तो हो नहीं जाएगा। अच्छा, उसमें संभावना है कि खेल बदल भी रहा है, दूसरा वाला का भी फील्ड वो चेंज करता जा रहा है। तो मेरी सारी संभावनाओं में मैं उसको भी दिमाग में रखता हूं, और अपने एक दो प्लान होते हैं कि अगर ये ऐसे बाजी चलेगा तो मैं ऐसे कर लूंगा, और अगर इसने इसको इस अपने जो मोहरे को इधर कर दिया तो मैं ये चल दूंगा। बस यही उसका जो होता है ना, वो खेल के अंदर प्रारंगत हो जाता है कि उसको दूसरे की ऑप्शंस को पहले टैकल कर लिया कि ये दो तीन तरीके से मूव कर सकता है और उसको मैं कैसे हैंडल करूं। तो ताश खेलते दूसरे के पत्ते हाँ निकाल हाँ, देता सारे। अब नहीं, पत्ते तो मैथमेटिक्स है, वो उसके उसमें कुछ नहीं है, वो कैलकुलेशन है। वो उसको उसको फिर जो आप समझे नहीं इसका मैं क्या कहना चाह रहा मैं हूँ। समझ। हाँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये तो आपको है, वो तो आप कैलकुलेशन कर रहे हो, घटना घट गई है। अब तो अब ये इसको मतलब समझना है कि ये प्रोएक्टिविटी क्या होती है। ये हमारे लाइफ में किसी चीज को शुरू करने के लिए समझिए नंबर वन है, नंबर वन है, जिसके कारण एक्चुअली 6 पॉइंट होते हैं। जब व्यक्ति, ये वो व्यक्ति है जो अभी व्यक्तिगत आगे बढ़ना चाहता है, व्यक्तिगत तौर के ऊपर डिपेंडेंट से वो इंडिपेंडेंट हो रहा है, तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि तू प्रोएक्टिव बन। आजकल एक्टिव होना कोई कार्य नहीं है। एक्टिव होने के लिए ये नहीं कहते कि हम कि वो एक्टिव हो गया, एक्टिव वो नहीं होता। तो इसमें क्या आता है प्रोएक्टिव का, इट इज मोर देन टेकिंग इनिशिएटिव। अगर हम इंग्लिश में समझे इनिशिएटिव, नॉट टू बी रिएक्टिव, इसमें रिएक्टिव भी नहीं होना है। मतलब जो इजीली गेट हर्ट, सिचुएशन देखी वो पहले ही हर्ट हो गया, इसका मतलब वो पहले ही हार गया, वो रिएक्टिव नहीं हो रहा। ये भी उसमें प्रोएक्टिव में ही आएगा, उसने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, प्रोएक्टिव होके यस। ये हमारा प्रोएक्टिव होना ही होता है कि चीज को हम ले लेते हैं कि इसका रीजन क्या है, वो रीजन मैंने किया हुआ कर्म है, तो ठीक है, फिर हर्ट क्यों होना। कोई मुझे हर्ट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। एक जीव दूसरे जीव का कर नहीं सकता। मैं हर्ट जो होता हूं मैं अपने कारण हर्ट होता हूं। हर्ट कब होता है आदमी? जब उसकी अपनी अपेक्षाएं जो होती हैं, उस अपेक्षाओं के अनुसार उसको फल नहीं मिलता, वो हर्ट हो जाता है। अगर आपने अपेक्षाएं नहीं रखी हुई, कुछ भी अपेक्षा ही नहीं है, वो जैसा हो रहा है ठीक है, आपको पता है कि मेरे कर्मों के अनुसार मिल रहा है, तो उसमें क्या होता है कि आपको, तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये इसको हम कहते हैं, ये दे आर वैल्यू ड्रिवन। वो वैल्यू से उस समय के आंकलन करके दे आर वैल्यू ड्रिवन। वो अपनी मान्यताओं से ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वो नहीं होता, उससे नहीं होता। कि ये क्यों हुआ है, उस वैल्यू को समझकर हर्ट नहीं होता। तो उसका उसका मेन सोर्स पता है कि ये कर्म के कारण हुआ है, मुझे हर्ट नहीं होना। अगर हर्ट होता हूं तो किसका नुकसान है? मेरे ही है। ये पहले नुकसान का भुगतान करते हुए मैं दोबारा नया नुकसान कर रहा हूं, क्योंकि वो मैंने कुछ गलत काम किया था, उसके कारण उसका जो परिणाम आ रहा है, तो निमित्त मुझे ऐसा मिल रहा है कि मुझे हर्ट करता है, और मैं हर्ट हो जाता हूं, तो निमित्त जीत गया, मैं हार गया। और मेरे हारने का कारण है कि मेरा नवीन कर्म बंध गया, नवीन कर्म बन गया। मुझे हर्ट भी नहीं होना है, क्योंकि ये चीजें मुझे हर्ट कर नहीं सकती हैं, क्योंकि ये सारा सिचुएशन मेरे कारण ही है। हर्ट तो मैं तब होता हूं कि दूसरा मेरे लिए कर रहा है। जब मैं ही किसी काम को कर रहा हूं तो मैं हर्ट थोड़ी होता हूं। अपनी गलती से आप हर्ट थोड़ी होते हैं, उसको तो एक्सेप्ट कर, स्वीकार भाव ज्यादा होता है उसमें। आपकी सब्जी खराब बन गई हो, डॉक्टर अमिता, आप बड़े आराम से किसी दूसरे को दोष देके आप चुपचाप खा लेंगे कि आज थोड़ी ठीक नहीं बनी। हाँ जी। उस क्योंकि आपने खुद बनाई है, आपने खुद बनाई है। आज किसी कारणवश ऐसा हो गया, ध्यान कहीं और चला गया, ठीक है, लेट इट बी, इसको एक्सेप्ट करो, ये होना ही था ऐसा। तो वो जो हमारा भाव है ना, हम उससे कर रहे हैं, वी आर वैल्यू ड्रिवन, हम देख रहे हैं कि ये कैसा होता है। तो ये एक्चुअल में ये शब्द जो है ना, ये अब तो खैर काफी प्रचलित हो गया। जिस समय इसको जाना था, पढ़ा था ना, इट वॉज ए वेरी डिफरेंट वर्ड। क्या लगता था? प्रोएक्टिव होना, प्रोएक्टिव होना।
तो ये विषय व्यक्तिगत अवलोकन के सिद्धांत पर आधारित है, ये सारा का सारा ना, ये व्यक्तिगत अवलोकन है कि क्या मैं प्रोएक्टिव हूं। जैसे एक होता है कि आदमी प्रोएक्टिव होता है, क्या मैं जो एक्शन ले रहा हूं उसमें मैं गंतव्य को देख के ले रहा हूं या वैसे ही ले रहा हूं, मुझे पता नहीं। अब जैसे हम धर्म करते हैं तो धर्म में हम कहते हैं मैंने उपवास कर लिया, मैंने इस चीज का त्याग कर दिया, वो कर दिया। पहले ये देखे कि ये जो गंतव्य मेरा है जाने का, मुक्ति का है, वो क्या इससे फुलफिल हो रहा है। इसका मतलब है यू आर नॉट कीपिंग एंड इन द माइंड। आपके माइंड में एंड नहीं है मैं कहां तक पहुंच सकता हूं। मेरा कहने का मतलब है कि आज हमें पता है कि मोक्ष नहीं हो सकता, पर मुझे आज ये पता है कि मैं मिथ्यात और कषाय को हल्का कर सकता हूं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मुक्ति। मैं वहीं से शुरू करूं ना। अब मैं फिर अपने विषय पे आ गया कि अपना जो है ना उसमें मुझे कीपिंग एंड, मेरा आज का एंड क्या होना चाहिए। जब कोई बड़ा लक्ष्य होता है, मोक्ष बहुत बड़ा लक्ष्य है, उसको ब्रेक करके छोटे छोटे लक्ष्य बनाने हैं। और इस जीवन में मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है जो मैं प्राप्त कर सकता हूं, कि मैं सम्यक दर्शन प्राप्त कर लूं। मैं कह रहा हूं मोक्ष की बात छोड़ो, आपको सब फर्स्ट स्टेप क्या है कि मुझे सम्यक दर्शन पाना है। आपने सम्यक दर्शन पा लिया, अब निगाह करो मोक्ष के ऊपर। आज किसी से भी बात करो वो ये कहता है मैंने मोक्ष पाना है। अरे मोक्ष पाना है तो इस काल में जितना तेरे पास समय है और जो ये काल चल रहा है, तेरा तुझे पता है मोक्ष नहीं हो सकता। अच्छा, ये उसकी अवधारणा भी है, अंदर उसके बैठा हुआ है इस बार मोक्ष नहीं हो सकता। वो कहेगा मैंने मोक्ष पाना है, वो ये नहीं कहता कि मुझे हर हालत में सम्यक दर्शन पाना है। और सम्यक दर्शन के लिए जो दो चीजें हैं कि मुझको मिथ्यात्व को छोड़ना है और अनंतानुबंधी कषाय की चौकड़ी छोड़ी, मैंने इस पे काम करना है। बस उसने फोकस कर लिया। अब ये जो उसने सिस्टम बना लिया कि संभाव जिस चीज की मुझे संभावना है कि ये हो सकता है, और मैं उस पर करने में लग गया। वो आगे का स्टेप जो है वो आने वाले टाइम में देखेंगे जब सम्यक दर्शन हो जाएगा। नहीं तो अब मैं इसी पे तो काम करूं ना। ये मैंने सही ट्रैक पकड़ा। ये वही व्यक्ति पकड़ेगा जो प्रोएक्टिव होगा। प्रोएक्टिव का मतलब नहीं कि दाएं बाएं सब कुछ करते फिरो, कि एक्चुअल वर्किंग के अंदर जो मार्ग है एक्चुअल, उस मार्ग में फर्स्ट स्टेप क्या है, मुझे वो करना है। मेरा फर्स्ट स्टेप क्या है कि पहला गुण स्थान, तो मुझे पहले गुण स्थान से निकलना है। मैं बात मोक्ष की कर रहा हूं 14वें गुण स्थान के बाद की, और बीच के सारे गुण स्थान हैं। वो पहले स्टेप पे तो पैर रखा ही नहीं, और मैं छलांगे लगाकर सीढ़ी पे चढ़ना चाहता हूं। फर्स्ट स्टेप पे पैर तो रखो ना। उस पे पैर रखोगे तो तब आगे बढ़ोगे, फिर दूसरे पे रखोगे। तो इसी तरह ही यह व्यक्ति जो प्रोएक्टिव होता है वो अपने एक्शन को डिफाइन करके पूरा समझ के और सक्रियता करता है। वो अंधेरे में तीर नहीं चलाता। हम जो आज धर्म को समझ रहे हैं ना, वो अंधेरे में तीर चलाना है। वी आर ग्रोपिंग इन द डार्क। हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हम कहते हैं अंधेरे में लठ चलाना। हमें कुछ नहीं पता। बस हमें हमारे पे कोई अटैक ना कर दे अंधेरे में हम लठ घुमाए जा रहे हैं, पर थोड़ी देर बाद थक जाएंगे। तो ये रीजन यह है कि अपने को टारगेट जो है ना, कि मुझे तो सीधा जो है ना वो बुल में हिट करना है। मेरा निशाना सीधा वहां सेंटर में जाए कि मेरा। और अच्छा, ये जो होता है जब हम इस तरह करते हैं ना, तो हमें बड़ा कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि हमारी सारी एनर्जी उस चैनल में लग गई जो मैं अचीव कर सकता हूं और जो मुझे करना चाहिए। मैं दाएं बाएं नहीं कर रहा, मुझे करना चाहिए। उसके लिए मुझे क्या है, मुझे मिथ्यात्व से निकलना है। और कषाय को हटाने के लिए मुझे मेडिटेशन करनी है। अब तो वो मेडिटेशन 5 करो, 10 करो, दिन में 5 5 10 10 बार करो, या 48 मिनट की करो, 1 घंटे की करो, ये आपकी क्षमता पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो उससे कंट्रोल हो। मिथ्यात्व का जाना मेरी जानकारी में, मेरे ज्ञान से हो जाएगा कि ये करना है, ये नहीं करना। लेकिन मेरे ज्ञान से मैं कषाय नहीं कम कर सकता, क्योंकि ये प्रैक्टिकल से होंगे। ये जानकारी नहीं, जानकारी तो मुझे पता है कि कषाय कम करने चाहिए, पर होंगे कैसे। उसके लिए मुझे मेडिटेट करना है। मुझे उसके लिए बस, मैं कह रहा हूं कुछ शास्त्र नहीं भी पढ़े, उसने इन दोनों पॉइंट को पकड़ लिया कि मैं कुछ देर सहज होकर, मैं दिन भर भी आंख खुली होकर भी भड़कूंगा नहीं, रिएक्टिव नहीं होऊंगा, और मैं थोड़ा मेडिटेट करूंगा। मेरी पहली श्रेणी के चारों कषाय वो मंद पड़ जाए, वो हल्के पड़ जाए, और ये काम मैं नहीं करूंगा।
बस ये उसने है कि ही इज डूइंग द कीपिंग एंड, अपने माइंड में एंड क्या रखा हुआ है कि मुझे सम्यक दर्शन इस जीवन में जरूर प्राप्त करना है। और नहीं भी प्राप्त होता तो मिथ्यात्व और अनंतानुमति कषाय को, इसको कम करके जाना है ना, बस। ये उसका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए और इसी पे पूरा लक्ष्य होना चाहिए। और ये वही व्यक्ति करेगा जिसको पूरी क्लैरिटी, पूरी क्लैरिटी। तो ये जो है ना, अग्र सक्रिय भी होना है और मेरा कार्य बड़ा टू दी पॉइंट होना चाहिए। प्राथमिकता किसको देनी है, आलतू फालतू एनर्जी नहीं करनी। आपको भी पता होता है कि आज दिन में मेरी कौन सी बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे वो करनी। अब बिजनेसमैन को भी पता होता है आज रिटर्न फाइल करना, आज ऐसा काम, आज लास्ट डेट है। तो उसको और कोई दाएं बाएं कोई करने आता है बात, उसको कहता भी आज रहने दे, आज मुझे ये कार्य पूरा करने दे, आज तो मुझे करना ही करना है। जैसे हम उससे कितनी ज्यादा प्राथमिकता देते हैं कि आज ये डेट है, इसी तरह ही इस भव में मुझको ये प्राप्त करना ही करना है, नहीं तो ये मेरा भव वेस्ट चला जाए, ये मनुष्य भव खाली चला जाए। ये लक्ष्य बना के करता है, आज मुझे और कुछ नहीं करना, इस भव में मुझे और कुछ नहीं करना, जो भी करना होगा इस माइलस्टोन को अचीव करके करूंगा। ये जो निश्चय है ना, ये करके, और फिर वो व्यक्ति जो है ना, वो जो उसको लेके चलता है, मैं कहूंगा वो प्रोएक्टिव है। अध्यात्म वो प्रोएक्टिव है। जो किसी को देखा देखी कर रहा है, उसको कुछ पता नहीं इसका क्या नतीजा होगा, क्या इसका परिणाम आएगा, क्या मैं संसार में ही घूमता रहूंगा, वो उसको नहीं पता। वो बिल्कुल अंधेरे में जा रहे हैं, अंधेरे में जा रहे हैं। तो दिस इज ए वेरी गुड वर्ड कि प्रोएक्टिव होना जो है, और ये हमारे अंदर बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करता है। मतलब ये जो है ना, इससे मुझे है ना, मतलब फोकस सारा मेरा कहाँ रहता है, मेरा सारा इन्फ्लुएंस जो है ना वो फोकस पे जाता है, मेरा सारा प्रभाव फोकस पे जाता है। मुझे पता है कि मुझे कहाँ हिट करना है। तो ये जो बात है ना, ये बड़ी क्लियर होती है। अब इसको विषय पे चलते हैं। मेरा ख्याल है कि ये शब्द का जो एक्चुअल मीनिंग है ना, वो आपने ग्रास्प कर लिया होगा कि एक्चुअल प्रोएक्टिव होना क्या है, क्या है प्रोएक्टिव करना। हाँ जी। हाँ जी महाराज। हाँ, ये विषय व्यक्तिगत अवलोकन के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल विजन। इस विषय को गहराई से समझने के लिए प्रारंभ में ही एक प्रयोग करें। अपने शरीर से हटकर अपनी चेतना को एक कमरे के ऊपरी कोने में केंद्रित करके सोचें। आप वहां से मतलब मन की आंख से खुद को देख पा रहे हैं, जैसे आप किसी दूसरे व्यक्ति को देख रहे हैं। क्या आप स्वयं को इस तरह देख सकते हैं? क्या आप अभी अपने आप को देख सकते हैं ऐसा? आप देखें कि आज तक मेरा इतना जीवन चला गया, मैंने क्या करा, जो जो धर्म का, अध्यात्म का जो फर्स्ट स्टेप था, उसके बारे में मैं कहाँ पहुंचा, ये आप देख सकते हैं। अपने आप को अलग करके देखो कि मैंने आज तक किया क्या है। मैं अपने आप को धार्मिक कहता हूँ, मैं तो जी सुबह समाई करता हूँ, शाम को करता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं अठाई की हुई है, मैंने 3-4 अठाई की हुई है, मांस खमन भी किया हुआ है, मैंने ये किया है, ये किया है। मैं समझता हूँ मैंने बहुत कुछ किया है। पर उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में तुझे बढ़ना, उसके लिए क्या किया है? तो ये तो सारा व्यर्थ है ना, व्यर्थ है। तो जैसे आप किसी दूसरे व्यक्ति को देख रहे हैं, इस तरह अपना अवलोकन करना है। यानी कि ये व्यक्तिगत अवलोकन करता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका मन इसमें दो भागों में बटा हुआ है? एक तरफ तो आपका मन चेतना द्वारा मानसिक अभ्यास कर रहा है, और दूसरी तरफ वो मूल्यांकन कर रहा है। इससे क्या सबक मिलेगा? आपने अभी जो किया है वह करने की योग्यता केवल मनुष्यों में ही होती है। ये इस तरह का जो एक्सपेरिमेंट है, ये मनुष्य कर सकते हैं, जानवरों में ये योग्यता नहीं होती। ये हम इसे आत्म जागरूकता या सेल्फ अवेयरनेस, अर्थात अपनी विचार प्रक्रिया के बारे में सोचने की योग्यता कहते हैं। जो प्रोएक्टिव व्यक्ति होता है, वो इस अपने एक्शंस के बारे में भी सोचता है कि ये जो मैं कर रहा हूं, जो मेरे दिमाग में आ रहा है, क्या मुझे सही लक्ष्य के ऊपर ये पहुंचा देगा जहां मैं पहुंचना चाहता हूं। हम बिल्कुल अंधेरे में नहीं चल रहा। वो अपने में सेल्फ अवेयरनेस रहती है, उसकी जानकारी रहती है, अर्थात अपनी विचार प्रक्रिया के बारे में सोचने की योग्यता कहती है। इसी वजह से मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। मतलब ये है ना, इसी वजह से मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी, उसका ब्रेन जो है ना,
वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है, यही कारण है कि हम दूसरों के अनुभव के साथ साथ अपने अनुभवों का भी, हम दूसरों को पढ़ भी रहे हैं, दूसरों को सुन भी रहे हैं, उनके अनुभवों के साथ अपने अनुभवों का भी मूल्यांकन कर सकते हैं। हमें पता है कि मुझे किसका क्या सुनना है, मुझे वही सुनना है। मेरा मुझे अपना ही अंदर से क्लैरिटी है। कई बार हमको ये नहीं पता कि हम कहाँ सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कितने प्रवचन सुने हमने, उन्होंने क्या हमारे अंदर कार्य किया, क्या बदलाव लाया। अगर आपने अभी तक जितने प्रवचन सुने हैं या जितना पढ़ा है उसमें आप में परिवर्तन नहीं आया, ये 2-3 दशकों के अंदर अगर परिवर्तन नहीं आया, तो इसका मतलब कि मैं रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा हूं, गलत दिशा में जा रहा हूं। इसी वजह से मनुष्य मनुष्य का क्या है कि सही दिशा में कार्य करना है, वो अवलोकन कर सकता है। एक एक पशु ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसा नहीं कर सकता। इसी वजह से मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। यही कारण है हम दूसरों के अनुभवों के साथ, एक अपना अनुभवों का मूल्यांकन होता है कि दूसरों के अनुभव से हम चलते हैं, उनसे सीख सकते हैं, फलते चाहे तो अपने स्वभाव में परिवर्तन ला सकते हैं। अपनी आत्मनिर्भर इच्छा से, मेरी आत्मनिर्भर, मेरी वो इच्छा होनी चाहिए कि मैं इसमें आगे बढ़ूंगा, मैं ऐसे सीखूंगा। वास्तव में हमारी भावनाएं हमारा सच्चा स्वरूप नहीं है, हमारे मूड भी हमारा सच्चा स्वरूप नहीं है। वो उस किस टाइम में कौन सा मूड हो, वो उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मूड बदल जाता है। मूड जो होता है वो मेरा वास्तविक रूप नहीं है, उस सिचुएशन के अंदर मेरा मूड मिल जाता है। बाहर से मेरा कोई, समझिए कोई अच्छा पुद्गल आ गया, अच्छा पुद्गल का मतलब है आपका दोस्त आ गया, आप ये समझिए, और आप बड़े प्रसन्न हो गए। दुश्मन, वो क्या है, वो मेरा मूड जो है वो मेरा सच्चा स्वरूप नहीं है। इसका मतलब वो तो बाहर की परिस्थितियों में पड़ा है कि मित्र आ गया, और जो है शत्रु है वो आ गया, जो आपको अच्छा नहीं लगता वो सामने आ गया, आपका मूड खराब हो गया। वो आपका मूड नहीं है, आप तो दूसरों के हाथ में, आप तो परतंत्र हो उस समय, कि जैसी परिस्थितियां बाहर आ रही हैं उसी से आप सुखी दुखी हो रहे हो। तो ये हमारा मूड भी हमारा सच्चा स्वरूप नहीं है, हमारे विचार भी हमारा सच्चा स्वरूप नहीं है। हम इन चीजों के बारे में सोच सकते हैं, विचार भी मेरी पुरानी अवधारणा से है, जो मेरे संस्कार पड़े हुए, मेरी विचारधारा भी वही है। अब जिसके परिवार में बहुत तपस्या होती है, वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करे कि मेरी दादी बहुत तपस्या करती थी, मेरी माता बहुत तपस्या करती थी, मुझे भी तपस्या करने है। उसको फील होता है कि नहीं नहीं, ये तो गलत बता रहे हैं, बात वही सही है। तो हम इन चीजों के बारे में सोच सकते हैं। ये तथ्य, ये फैक्ट हमें इन चीजों तथा जानवरों से अलग करता है। ये जो सोच है ना हमारी, अपने स्वरूप को जानना, क्या मैं सही हूं, क्या मैं गलत हूं, क्या मेरा ये जो मैं कर रहा हूं ये सही कर रहा हूं। जानवर ऐसा नहीं सोचता। जानवर जो है वो अपनी आदतन, वो हैबिचुअल काम करता है, उसको कुछ हिसाब नहीं रखना पड़ता, याद नहीं रखना पड़ता, कोई प्लान बना के नहीं कर रहा। वो उसको तो आहार निद्रा भोग, उसको तो तीनों चीज में जो जिस समय उसने वही करना है उसको। तो वो पशु की तरह व्यवहार हो जाता है, वो पशु की तरह हो जाता है और जानवरों से अलग करता है। आत्म जागरूकता में हमें अलग खड़े होने में सक्षम बनाती है। आत्म जागरूकता मेरी है ना, सारी भीड़ वो काम कर रही है आपके सामने, सारी कर रही है, आप उससे जागरूक हो गए कि नहीं, ये गलत हो रहा है, ये बात समझ में आ गई है, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब अलग खड़े हो। आज आपके सामने जितने लोग भी वो धर्म करते हैं, कितने लोग मेडिटेशन में जा रहे हैं, जानते हैं सारे कि ध्यान साधना बड़ी अच्छी चीज है, पर हाउ मेनी आपने ध्यान साधना की है या देखा है? वही लोग घूम रहे हैं जिनको एक बार समझ में आ गई है, वही लोग कर रहे हैं। बाकी नए फील्ड बहुत, कितना, 1% भी नहीं जो नया ऐड हो रहा है, 1% भी नहीं ऐड। ये तो मेरे पास जो है ना, ये समझो कि 24-25 साल का एक्सपीरियंस है, कि इस पे मैंने देखा है कि नए आदमी मैंने मुश्किल से 50-100 देखे हैं। नहीं तो वही जो कर रहे थे वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, क्योंकि उस मोड में आ गए वो, उनको थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो वो अपने आप को इससे कर रहे हैं। इवन देखा होगा आपने कि साधु संत जो है ना, वो अब थोड़े बहुत शुरू हैं, वो भी साधवियां शुरू हुई हैं, संत अभी भी नहीं करते ज्यादा। ये हमने अवधारणाएं बना ली हैं, हम उसका अवलोकन नहीं कर रहे। व्यक्तिगत हमने ऐसा
भाव अंदर बिठा लिया कि हमको इसकी जरूरत नहीं है मेडिटेशन, हमें कौन सा कषाय ज्यादा है। तो ये जो है ना आत्म जागरूकता, हमें अलग खड़े होने की, ये जो मैं अगर जागरूक हूं ना, जागृत हूं, मुझे अपने अंदर अगर कॉन्फिडेंस है, मैं अलग होकर, सारी भीड़ से अलग होकर खड़ा होकर कि यही ठीक है, मैं कर सकता हूं। ये हम उसमें देखा है, जब मैं बात कर रहा हूँ 2002 की, आज 23 साल पहले, तो ध्यान साधना के लिए मैं कहीं बोलता था किसी को, तो वो कहता था आपको मुझसे कोई मिलता है। एक ने तो यहां तक कह दिया कि आचार्य जी ने आपको कुछ दिया है क्या। मैंने कहा इसमें देने देने की क्या चीज है। ये आत्म बल्लभ पे वो वहां बातचीत हो रही थी स्मारक के ऊपर दिल्ली में, तो वो कहता इन्होंने कुछ दिया, अगर आपने कुछ पा लिया है तो वो अपने पुरुषार्थ से पाया, इन्होंने क्या दिया। तो इनकी बातें क्यों करते हो ज्यादा कि आचार्य भगवान ने ऐसी कृपा कर दी, ये क्यों कहते हो। बस देखिए उसको इसी में ही दुख हो रहा था, कह रहा ये तो इन्होंने तो उल्टा चक्कर चला दिया है, सारी दुनिया को पता नहीं कहाँ किस तरफ ले जा रहे हैं, ध्यान ध्यान ध्यान, वो ऐसे कर रहा था। मतलब उसके शब्द बड़े बड़े तीखे थे। कहता ये तो कहते हैं सबका मंगल मंगल, कहता है इनको बुध वीरवार का पता ही नहीं, मंगल मंगल करते रहते हैं, मतलब ऐसे शब्द बोलना आचार्य के लिए। कहता ये मंगल मंगल करते हैं, सोमवार को भी मंगल, बुधवार को भी मंगल, हर जगह मंगल है। उसमें ये अच्छी तरह गाया करते थे ना, सबका मंगल हो। तो आत्म जागरूकता हमें अलग खड़े होने में, ये जो आत्म जागरूकता ना, ये इसी ने हमें बताया कि ये आचार्य जो कह रहे हैं ये और नहीं कह रहे, तो हमारी जागरूकता ने हमको एक्सेप्ट कर लिया, नहीं तो हम भी भीड़ में चले जाते कि नहीं ये जो बात कह रहे हैं बात सही कह रहे हैं, इसका प्रयोग करके देखते हैं। और शिविर करके पता चल गया कि बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, कि हम परिवर्तन इसी से आ सकता है और बहुत अच्छी तरह आ सकता है। तो ये तब तक नहीं होता जब तक हम जागरूक नहीं, हम नई चीज को एक्सेप्ट करने के लिए हमारी जो मतलब एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, नई चीज को पकड़ते ही नहीं ज्यादातर लोग, नई को तो पहले ठुकरा देते हैं। तो आत्म जागरूकता हमें अलग खड़े होने में सक्षम बनाती है, और इस तरीके की जांच करने में भी, जिससे हम खुद को देखते, हमारे स्वयं के पैराडाइम की जो प्रभावकारिता है, इफेक्टिवनेस है, जो हमारी इफेक्टिवनेस है, इसको हम कहते हैं प्रभावकारिता, वो उसका सबसे मूलभूत पैराडाइम है। मतलब ये स्वयं के पैराडाइम की जो मेरी प्राप्त, ये ना सिर्फ हमारे नजरिए, ये हमारे एटीट्यूड की तथा व्यवहार बिहेवियर को प्रभावित करता है, बल्कि ये सिर्फ हमारे जो एटीट्यूड को और बिहेवियर को नहीं, बल्कि इस बात को भी प्रभावित करता है कि हम दूसरों लोगों को किस तरह देखते हैं, हाउ वी सी पीपल। अब जो लोग आचार्य जी को उस ढंग से नहीं देखते थे, वो उनको कंडेम करते थे, और अगर आप उनको देखकर आप प्रभावित हुए हैं, तो इसका मतलब आप कहीं जागरूक हैं, आप भीड़ में नहीं खड़े हुए, आप अंदर से जागरूक हैं कि ये कुछ चीज नहीं है, हम करके तो देखें। तो बल्कि इस बात को भी प्रभावित करता है कि हम दूसरे लोगों को किस तरह देखते हैं, हाउ वी सी पीपल। ये मानव जाति के मूलभूत स्वभाव का हमारा नक्शा बन जाता है। एक ये थे, समझिए कि हेनरी डेविड थॉरो ने कहा है कि मेरी जानकारी इससे अधिक उत्साहवर्धक तथ्य और कोई नहीं है कि मनुष्य में सचेतन प्रयास द्वारा अपने जीवन को ऊंचा उठाने का निर्विवाद योग्यता है। मतलब उसने ये बात लिखी है कि मेरी जानकारी में इससे अच्छी अधिक उत्साहवर्धक कोई ऐसा फैक्ट नहीं है, तथ्य नहीं है, कि मनुष्य में सचेतन, अगर वो चेतन जिसमें है उसमें प्रयास करके अपने जीवन को ऊंचा उठाने का निर्विवाद योग्यता है, कि मनुष्य अपने को कहां तक उठा सकता है, कहां तक उठा सकता है। आई नो ऑफ नो मोर encouraging fact than the unquestionable ability of man to elevate his life by conscious endeavors। अपनी आत्मिक शक्ति से वो अपने को कितना ऊंचा उठा सकता है, मुझे इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं, बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि इतनी एबिलिटी है आदमी की, कि वो अपने आप को इस भव में बदल सकता है, टोटली बदल सकता है। क्योंकि पीछे के संस्कारों से हम जैसे चले आ रहे हैं, हम वही संस्कार आगे चलाना चाहते हैं, हमको वही ठीक लग रहे हैं। जब कोई नॉवेल्टी नजर आती है, समथिंग न्यू नजर आती है कि ये चीज मेरा उत्थान कर सकती है, अगर मेरे पुराने संस्कार अच्छे होते
तो अब तक मैं मुक्त हो गया होता। मैंने कोई थोड़े भव थोड़ी किए हैं, अनंत भव करके यहां तक पहुंचा। और अभी भी मैं अपने व्यवहार से, अपने संस्कारों से जो मुझे ठीक लगता है मैं वैसा ही रहना चाहता हूं। तो मैं नवीनता को पकड़ नहीं रहा, मेरा ट्रैक कैसे चेंज होगा? मुझे अवलोकन, ये जागरूकता लानी है ना कि मुझे बदलना है। अगर मैं पीछे से इतना सही होता तो आज तक मुक्त हो गया होता। इसका मतलब मेरी विचारधारा में मेरा जो अंदर से वो कुछ गलत है, मैंने गलत ट्रैक पकड़ लिया है, मुझे बदलना है। और वो पूरी मनुष्य होते हुए उसमें पूरी संभावना है कि वो बदल सकता है अपने। एक बार उसको समझ आनी चाहिए, उस तरफ वो प्रयास करने लग जाए, उस तरफ उसकी दृष्टि जाए, उस दृष्टि से वो उसको एवेल्युएट करे, आकलन करे उसका, और करके और फिर सोचे कि यस, आई कैन चेंज माई ट्रैक, मैं बदल सकता हूं अपने आप। और तब वो बदलेगा। हम उसको स्वीकार ही नहीं करते, बिना जाने ही उसको उसको रिबाउंड, उसको उठा के फेंक देते हैं, नहीं नहीं ये कोई नहीं। पीछे लोग इतना करते रहे, हमारे दादा, हमारे ये महाराज सब बता रहे थे हमको, ये वो नवीनता को रिजेक्ट कर देते। नवीनता को एक्सेप्ट करना आसान नहीं है। नवीनता जो होता है ये हमारे अंदर की अवधारणा से होता है, नवीनता पकड़ते हैं। मैं ये कह रहा हूं इस तरह की क्लास को लोग एक्सेप्ट नहीं करते। ये क्या महाराज जो है वो कंप्यूटर लगा के लैपटॉप और उससे बता रहे हैं, क्या क्या है इसमें दोष लग रहा है। वो उसकी दूसरी साइड देखते हैं। मैं, और जो जो इससे जुड़े हुए हैं वो समझते हैं कि इसको ये इससे हमारा कार्य हो रहा है, घर बैठे हो रहा है, कोई अरम शरम नहीं है, घर बैठे अपना हमको मिल रहा है। मतलब इनफैक्ट ये बात क्या है कि जब तक हम इस बात का ध्यान नहीं देते, दरअसल इस बात को हम ध्यान नहीं देते कि हम स्वयं को किस तरह देखते हैं और दूसरों को किस तरह देखते हैं। हम अपने को अक्लमंद समझते हैं, दूसरों को बेवकूफ समझते हैं। जब दूसरों को आज तक हम बेवकूफ थे, उनको समझेंगे, इनको कोई समझ नहीं है, तो हम में हमारे में नवीनता कैसे आएगी? आपका बच्चा जो है वो नेक्स्ट जनरेशन का है। हो सकता है वो आपसे ज्यादा समझदार हो, और ये आज की जनरेशन में मानो उसको समझदार है, वो ज्यादा उसमें कैलिबर है। वो जिस काल में वो पैदा हुआ है, जो चीजें हमको 20-25 साल में देखने को मिली थी, उसको 20-25 महीनों में मिल रही हैं, उसको मिल रही हैं। तो वो हमसे बहुत फास्ट चल रहा है और हम उसको बच्चा ही समझ रहे हैं। तब तक हम ये नहीं समझ सकेंगे कि दूसरे स्वयं को, अपने संसार को किस तरह देखते हैं तथा अनुभव करते हैं। ये ज्ञान ना होने से हम उनके व्यवहार का विश्लेषण करते समय उन पर अपने इरादे थोप देंगे। जब हम बात करते हैं ना, जो विचारधारा हमारी चल रही है उस फील्ड का हमको पता भी नहीं है, और उसको उसके ऊपर लाद देते हैं। मतलब उस विचार को, अपने विचार को डाल देते, उसको कुछ नहीं पता और अपना विचार डाल देते। दिल्ली में थे, एक डॉक्टर थे, डॉक्टर मीर चंदानी। मीर चंदानी तो हमारे समाज में हम जब बैठते थे, आत्मदृष्टा जी भी थे, सब होते थे, एक और व्यक्ति भी थे राजस्थान से। वो कहते हाँ मैं उस डॉक्टर को जानता हूं, ये मिर्चों वाला डॉक्टर है। अब बताइए, बड़ा हैरान हुआ। अच्छा, मैं नहीं मिला था, आत्मदृष्टा जी उसको पहले मिले थे। तो वो जो था वो मीर चंदानी, मिर्च से लेकर उसने एक कहानी बना ली मीर चंदानी की, वो मिर्चों वाला डॉक्टर है। अच्छा, अच्छा, ये मुझको लेके गए जब पहली बार, तो मैंने उसको देखा, मैंने पहचान लिया कि वो हमारे साथ इंजीनियर था और मेरे से सीनियर था। अरे ये डॉक्टर कैसे बन गए? तो वो मतलब है ना, उसको कुछ नहीं पता और उसने उस बात को वैसे ही उड़ा दिया। मतलब इस तरह की देखो लॉजिक, मैं वहां से मुझे समझ आया कि लोग कैसी दुनिया में रहते हैं, नहीं हम कैसी दुनिया में नहीं रहते हैं। पता। वो ट्रम्प ने कहा कि मरी है वो। हाँ, मतलब उसको उसको नजर, मतलब जैसे, हाँ ये ठीक कह रहे हैं कि ट्रम्प ये कहता है कि डेड इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी डेड है। हाँ। बताइए, उसकी विचारधारा ही ऐसी है इंडिया के बारे में। राहुल क्या कह रहा है? हाँ हाँ मुझे पता। और वो उसको उसको साथी भी मिल गया एक, उसने कहा हाँ हाँ यस इट इज डेड इकोनॉमी। अब देखिए ना उनका विजन कैसा है, जबकि वो सारे फैक्ट सामने हैं, कोई दूर नहीं पड़े हुए हैं, दुनिया भर के। हाँ, वो मूडी की रेटिंग आ रही है, S&P की रेटिंग जो आ रही है, वो रेटिंग में सब कह रहे हैं कि दुनिया में सबसे फास्ट ग्रोइंग है। और वो जो इतना बड़ा एक, इतने बड़े कंट्री का प्रेसिडेंट है,
वो कहता है इट्स डेड इकोनॉमी। और उसको सुन के वो राहुल कह रहा है। मतलब देखिए ना विजन। अब कहाँ मतलब ये बेवकूफी की हद है। अब उस व्यक्ति को हम प्रोएक्टिव कहेंगे? वो तो एक्टिव भी नहीं है, वो तो डेड है। रिवेंजफुल एटीट्यूड है महाराज। नहीं, रिवेंजफुल भी होना देखो ऐसा है, रिवेंज भी तो कुछ अकल होना। फिर उसकी अब बेइज्जती भी तो हो रही है। जैसे ही उसने बोला डेड इकोनॉमी, उसके वीक के अंदर ही बाहर से डाटा आ गया, और ये कंपनियां उसी की हैं, उसी के कंट्री की हैं। तो ये मतलब ये एक एग्जाम्पल है समझने की, अपने को किसी पे कटाक्ष नहीं करना है, कि लोग कैसे किस भ्रांतियों में जीते, किस भ्रांतियों में जीते हैं। फैक्ट्स को देख नहीं रहे, फैक्ट सामने नजर आ रहे हैं और उसको वो नजरअंदाज कर रहे हैं, मतलब उसको दिखाते इग्नोर कर रहे हैं। तो उन पर अपने इरादे थोप देंगे, उसके बावजूद खुद को निष्पक्ष समझेंगे। ये हमारी व्यक्तिगत क्षमता को बहुत सीमित कर देता है। अगर मेरे में ये जागरूक नहीं हो ना, मैंने किसी चीज को वैसे ही उसको उठा के रिजेक्ट कर दिया, उस पर अपना इरादा थोप दिया, तो हम मतलब निष्पक्ष, हम खुद मतलब हम किसी जो हम करते हैं उसका पक्ष ले गए। हम निष्पक्ष होकर जो नई चीज सामने नजर आ रही है उसको ले ही नहीं रहे। ये हमारी व्यक्तिगत क्षमता को बहुत सीमित कर देता है, और दूसरों से जुड़ने की हमारी योग्यता को भी। ना तो हम दूसरों से जुड़ सकते हैं, जो लोगों ने कुछ विजन है, जो विजनरी हैं, जिन्होंने कुछ नवीनता लाए हैं, हम जरा उनके साथ तो चले ना। हम उसमें उसमें से वो कुएं का मेंढक जो है, वो जो समुद्र के मेंढक को ये कहता है कि इससे बड़ा नहीं हो सकता, वो एक पहली छलांग लगाता है, कहता क्या समुद्र इतना बड़ा है? वो कहता नहीं, इससे भी बड़ा है। उसने आगे दूसरी छलांग लगाई, तो दूसरी छलांग पे उसने कहा इससे बड़ा, कहता इससे भी बड़ा है। वो करते करते दूसरी साइड तक पहुंच गया। तो जब उसने कहा कि क्या इससे भी बड़ा हो सकता है, समुद्र को कहा, बोला हाँ इससे बहुत बड़ा है, इससे बड़ा हो ही नहीं सकता। क्यों? उसकी सीमा उतनी है सोचने की। वो जितना उसका डायमीटर है समुद्र का, उससे बड़ा उसने पानी का देखा ही नहीं। वो कहता है कि ऐसा कोई समुद्र हो ही नहीं सकता जो इससे ज्यादा बड़ा। वो कुएं का मेंढक है। तो ये जो है ना, परंतु आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस की अनूठी मानवीय प्रतिभा की बदौलत हम अपने पैराडाइम की जांच, हम अपना पूरा बाहर का वातावरण जो है ना, जिस अवस्था में है, पूरा सिनेरियो, ये पैराडाइम को जांच कर सकते हैं कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, नवीनता किस में है, कौन सा ट्रैक पकड़ना चाहिए। ये वही करेगा जो आत्मा से जागरूक होगा। उसको सेल्फ अवेयरनेस है कि आई एम टू चेंज, मैं इसमें नवीनता लाना चाहता हूं। अभी तक हम ये तय करने के लिए उनकी जांच कर सकते हैं वह वास्तविकता, रियलिटी या प्रिंसिपल बेस्ड है, या सिद्धांतों पर आधारित है। मतलब वास्तविकता है उसकी, या सिर्फ सिद्धांतों पे, या फिर कंडीशनिंग तथा परिस्थितियों का परिणाम है। इफ दे आर ए फंक्शन ऑन कंडीशनिंग और कंडीशंस, मतलब दे आर फंक्शनिंग जो है उनकी, वो कंडीशंस पे ही हो रही है, कि जो चीज हमने करी हुई है, जिसको हमारे दिमाग में जो उसका दायरा बना हुआ है, हम वहां तक ही रुके रहे। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि सोशल मिरर, सामाजिक दर्पण क्या है। इफ द ओनली विजन वी हैव ऑफ अवर सेल्फ कम्स फ्रॉम द सोशल मिरर था, मान लीजिए हमारे मन में अपनी सिर्फ वही छवि है जो सामाजिक दर्पण में दिखाई देती है, यानी वर्तमान सामाजिक पैराडाइम जो है, हमारे आसपास के लोग हैं। अब जैसे आसपास का वातावरण है, अब समझने के लिए समझ लीजिए कि जैसे राहुल गांधी का वातावरण है, उसमें उसके जो साथी हैं वो कहते हैं कि आप तो ग्रेट हो राहुल जी, आप तो ग्रेट हो। अब वो जो उसको ग्रेट कहते जाएंगे, वो उसी दायरे में आ गया कि हमारे सामाजिक दर्पण में दिखाई देती है, यानी वर्तमान सामाजिक पैराडाइम तथा हमारे आसपास के लोगों के विचारों, उनकी अनुभूतियों, उनके कुछ स्वार्थ हो सकते हैं, वो हमको ही बड़ा चढ़ा के ऊपर करे जा रहे हैं। हमें ये समझ नहीं आ रहा कि आप तो जी ग्रेट हो, आपका कोई मुकाबला कर सकते हैं, मोदी क्या आपके सामने। अब ये जो अवधारणा डाल के सारे, और वो उसको समझता है कि मैं जो सोचता हूं वही ठीक, मेरे मेरे कोई नजर आ रहा है। उसकी कमी नहीं है, वो एज ए इंडिविजुअल, बट उसका जो फ्रेमवर्क है, उसने अपने ब्रेन को जो सोचने का तरीका है, उसका अपना छोटा था, और साइड वालों ने मिलकर और छोटा करके उसको वही फिक्स कर दिया कि जो आप सोचते हो ना यही बढ़िया है, आप तो ग्रेट हो।
क्योंकि उनका सेल्फ इंटरेस्ट है, वो उसकी गलती को रियलाइज नहीं कराना चाहते। तो हम कई बार आसपास के लोगों के अंदर, बड़े बड़े राजा देखे हैं, उनके प्रशंसक जो होते थे, महाराज आपने क्या कह दिया, क्या डिसीजन दिया, मतलब वो उसमें, वो उनका लक्ष्य डिसीजन से कुछ नहीं होता था। चाटुकारी। हाँ, चाटुकारी था, चापलूसी करना, यस। चापलूसी करना। और उस चाप हम ये भी सोचे हमारी भी तो कोई चापलूसी तो नहीं कर रहा अपने को। ये हमारी अवेयरनेस है कि रियलिटी को समझना। अगर हम ऐसी छवि देखते हैं तो अपने बारे में हमारे विचार किसी मेले के विचित्र शीशों से दिखते हैं। हम दूसरों के कारण देखे जा रहे हैं। वो आज, अब तो नहीं है, पहले मेलों के अंदर ना ऐसे शीशे लगाए जाते थे कि उनके सामने खड़ा होना तो मैं हाँ चौड़ा जी, ज्यादा होऊंगा, लंबा कम। हाँ एक जी, दिन मैं लंबा ऐसा हो जाऊंगा बांस की तरह और ऐसा दिखाई दूंगा, ऐसे शीशे लगाए। हाँ जी, हाँ मैं जी, ऐसी जो बाहर के सामाजिक शीशे ऐसे है ना, मैं उनमें देख रहा हूं, उनमें अपने आप को देख रहा हूं। मैं मोटा पतला, मैं अपने अंदर नहीं झांक रहा कि मैं वास्तविक हूं क्या। मैं अपने अंदर नहीं सोच रहा, अपने अंदर को नहीं जान रहा। फैक्ट है, मतलब मैं कितना जीवन झूठा, मतलब गलत जीवन जी रहा हूं, मुझे रियलिटी का पता ही नहीं। टाइम गुजरे जा रहा है और मैं इसी तरह के चक्कर में कि मैं तो दुबला हो गया या मैं जरूरत से ज्यादा मोटा हो गया, क्योंकि वो मिरर ऐसा है, वो मिरर ऐसा है। ये इनको इनको कहा करते थे क्रेजी मिरर, क्रेजी मिरर। ये मेलों में होते थे क्रेजी मिरर। हाँ जी, देखे हुए हैं। हाँ, हाँ, अपने बारे में हमारे विचार किसी मेले के विचित्र शीशों में दिखते प्रतिबिंब की तरह होंगे। उसमें लिखा होता है हाँ, भगवान के दर्शन करो हाँ, अपने। तुम कभी समय पर नहीं आते हो, किसी ने ये कह दिया। तुम कभी चीजों को व्यवस्थित क्यों नहीं रख पाते हो। तुम्हें तो कलाकार होना चाहिए था। अब एक आदमी जो है वो क्या हो गया कि वो काम करने लगा ऐसा ही, तो उसको कहा कि तेरे में तो एक्टिंग, तू तो बहुत अच्छे डायलॉग बोलता है, तुझे कलाकार। और उस आदमी को अच्छा भले को दुखी कर दिया। अब उसको कलाकार की पिक्चर दिखा दी हमने। हाँ, हाँ, जैसे किसी व्यक्ति, पतले व्यक्ति को मोटा होता हुआ दिखा दिया। तुम तो घोड़े की तरह खाते हो, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम जीत गए। मतलब किसी को ये कॉम्प्लीमेंट देना कि मुझे ये देखिए कैसा कॉम्प्लीमेंट है, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम जीत गए। अब ये क्या, ये कॉम्प्लीमेंट है क्या? नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है। महाभारत में भी तो हाँ, ऐसा दिया ये है। बहुत आसान है, फिर भी तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा। हम्म। ये कितनी बड़ी चोट है। हाँ जी, नेगेटिव। मतलब किसी आदमी को ये कहना कि तू बेवकूफ है, अरे ये बहुत आसान है, तो तेरी समझ में नहीं आ रहा, मतलब तू महा बेवकूफ है। ये कहने की बजाय ये कह दिया। महाभारत में कहना ना कि हाँ, वो तेरा अर्जुन जीत जाएगा, ये डिमोरलाइज कर रहा ये अवलोकन अव्यवस्थित और असंगत है। असंगत का मतलब आउट ऑफ प्रोपोर्शन, अव्यवस्थित का मतलब डिसजॉइंटेड। ये जो है प्राय इस तरह के अवलोकन, प्रतिबिंब कम और दूसरों के विचारों का प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन ज्यादा होते हैं। दूसरे हमको कैसा सोच रहे हैं वो हमारे ऊपर प्रोजेक्शन कर रहे हैं, और हम उसको ये मतलब वो बता रहे हैं और हम इसको खुद को वैसा समझ रहे हैं। इसका मतलब उसकी अपनी सेल्फ अवेयरनेस है ही नहीं, आत्म जागरूकता है नहीं। उसको ये भी नहीं नजर आ रहा कि ये सारे चापलूस खड़े, उसको चापलूस नहीं नजर आ रहे। चापलूस को, उसको चापलूस नजर आएंगे जो खुद जागरूक होगा। जो जागरूक नहीं है उसको तो प्रशंसक नजर आ रहे हैं चापलूस, और उसको सारी योग्यता अपने में नजर आ रही है कि देखा, मैं जैसे मैंने अच्छा किया ना, ये सारे ये बता रहे, इतने लोग गलत थोड़ी हो सकते हैं। तो इस तरह के लोग मिल जाते हैं, भीड़ मिल जाती है, जो भीड़ मिल जाती है वो है। तो ये बहुत आसान है, मतलब ये जो किसी पे कितनी बड़ी चोट है। तो ये क्या, प्राय इस तरह के अवलोकन प्रतिबिंब कम और दूसरे के विचारों का प्रक्षेपण ज्यादा होता है। ये हमारे वास्तविक स्वरूप का सटीक या त्रुटिहीन प्रतिबिंब नहीं दिखाते। थोड़ा ब्लड हो गया वैसे। हाँ, ये हाँ, अलग अलग एनीवे, रीजनल नहीं हाँ, था। इसके बजाय इनसे ये पता चलता है कि हमें जानकारियां देने वाले लोगों की चिंताएं और चारित्रिक कमजोरियां क्या हैं। वर्तमान सामाजिक पैराडाइम का प्रतिबिंब हमें बताता है कि हम काफी हद तक कंडीशनिंग और परिस्थितियों पर निर्धारित हो गए हैं। हम वैसे कंडीशंस में आ गए हैं। अब ऐसी कंडीशनिंग होगी हमारी कि उसमें उस परिस्थितियों में ऐसा फंस गया, और उसी में ही हम पूरा जीवन निकल जाएगा हमारा। हम बदल ही नहीं पाएंगे अपने आप।
इसको ना दोबारा स्कैनिंग कर लें, हाँ, ये दे देना हाँ। उत्तर। हाँ, तो कंडीशनिंग और परिस्थितियों तक निर्धारित होते हैं। नहीं, चौथे पेज के बाद हम पहले पे चले जाएंगे। हालांकि हम कंडीशनिंग को अपने जीवन की प्रबल शक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं, परंतु यदि हम कहें कि हम सिर्फ इसी के द्वारा निर्धारित होते हैं, हमारा इस पर कोई नियंत्रण नहीं है, तो हमारा नक्शा पूरी तरह अलग होगा। वास्तव में तीन सामाजिक नक्शे मैप्स होते हैं। एक तो होता है प्रारब्ध का, होनहार। होनहार की तीन सबसे लोकप्रिय अवधारणाएं हैं जो अलग अलग सामूहिक रूप से मानव स्वभाव की व्याख्या करती है। अब हमारे ये सारे व्यवहार कैसे हैं? एक होता है अनुवांशिक व्यवहार, यानी कि जेनेटिक डिटर्मिनिज्म। ये जेनेटिक जो है ना, हमारे फोर फादर माता पिता कैसा करते थे, तो ये क्या होता है, ये सारा वो पीछे से चलता आ रहा है, ये जितना भी है। तो ये क्या है? दूसरा होता है मानसिक होनहार, यानी कि मानसिकता में हमारे क्या है कि ये जो होनहार का मतलब प्रारब्ध, जो हमको क्वालिटीज मिली हुई हैं, मानसिक क्या मिली हुई हैं, ये है साइकी डिटर्मिनिज्म। और तीसरा होता है परिवेशीय होनहार, यानी इन्वायरमेंटल। ये तीन चीजें हैं, जेनेटिक, साइकिक और इन्वायरमेंटल। जब एक एक को अगर देखेंगे ना, तो अनुवांशिक होनहार का क्या मतलब है कि एक व्यक्ति जो है, हम जागरूक हो रहे हैं, जो हमारी असली हमारे जो नक्शे बने हुए हैं, जो हमारी सोच है। नक्शे कैसे बनते हैं? जब बच्चा पैदा होता है तो उसके तो न्यूरॉन्स जितने भी हैं दिमाग के अंदर, वो सब खुले हैं। जैसे कि जितने भी उसके कैपेसिटर जो हैं, और जो है जितने इलेक्ट्रोड्स हैं, वो सारे खुले पड़े हैं उसके। उसकी कोई विचारधारा नहीं बनी। वो तो एक जो ब्रेन के अंदर वो लेके आ गया, अब उसकी अवधारणाएं बननी। अवधारणाएं कैसे बननी है? कुछ तो जेनेटिक होंगी, उस ढंग से करेगा। कुछ उसकी मानसिकता से होंगी, जो उसको रिएक्शन मिल रहे हैं, माता पिता कैसे हैं। बच्चे का ब्रेन जो पूरा है ना, वो बिल्कुल कुम्हार की तरह, मिट्टी की तरह है। अब उसको जैसा मर्जी ढाल ले। अब उसमें ये तीनों फैक्टर आएंगे। तीनों फैक्टर आएंगे कि वो जो है, वो उसके उसके दिमाग के नक्शे कैसे होंगे, उसकी सोच के तरीके कैसे होंगे। ये अनुवांशिक होनहार होगा, मानसिक होनहार होगा, परिवेशीय होनहार होगा। तो अनुवांशिक होनहार कौन सा होता है? मूलतः बताता है कि आपके पूर्वजों के कारण आप इस तरह के हैं। वो आपके पूर्वज ऐसे थे, आपका डीएनए में आ गया, इसलिए आप ऐसे हैं, इसलिए आपका स्वभाव ऐसा है। वो बड़े क्रोधी थे, आपके दादाजी को बहुत क्रोध आता था, आपका ऐसा था। या उसको, उसका शारीरिक रचना वैसी हो जाएगी। जैसे कि हमारी फैमिली में कॉन्स्टिपेशन है, तो कॉन्स्टिपेशन में वो कहता है कि हमारे तो खानदानी है, ये तो चलता आ रहा है, सबको कॉन्स्टिपेशन रहती है। अब किसी को क्या है कि वो ब्लड प्रेशर हाई होता है। ये सारा जो है ना अनुवांशिक, मतलब है कि जेनेटिक्स के कारण होता है। उसके जेनेटिक कोड ऐसे हैं। आपके पूर्वजों का क्रोध कषाय अधिक था, ये आपके डीएनए में आ गया, ये पीढ़ियों से चला आ रहा है, और आपको ये तीव्र गुस्सा विरासत में मिला है। उदाहरणतः यदि आप आयरलैंड के हैं और गुस्सा आयरिश लोगों के स्वभाव में होता है, ये कंडीशन देखा गया है कि आयरलैंड के लोग बड़ी जल्दी भड़क उठते हैं। अच्छा। हाँ, और हमारे यहाँ अगर हिंदुस्तान का लें तो ये बंगाल के लोग होते हैं, ये भड़क उठते हैं बड़ी जल्दी। बट हाँ, इनमें भड़काव बहुत जल्दी आता है, क्योंकि इन्होंने क्रांतियां देखो जितना शुरू हुए हैं, जितना इन्होंने सफर किया है, उससे इनकी विचारधारा एकदम जो है ना, मतलब रिपेल करेंगे आपको, ये कहा। तो ये आयरलैंड के लोग तो पूरी दुनिया के हिसाब से है कि गुस्सा उनके नाक पे ही रहता है। ऐसे हमारे यहां भी लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनको कि कुछ कहा नहीं कि बस गुस्सा, उससे तो लोग बच के रहते हैं। आपके घर का सदस्य ऐसा हो जाएगा, आपके घर का सदस्य, आपका पिता ऐसा हो सकता है, तो उसमें उसकी पत्नी, उसके बच्चे बच के रहते हैं। जैसे ही वो घर में आता है, वो दुबक के इधर उधर भाग जाते हैं शाम को, इसलिए कि वो बहुत क्रोधी है, जो सामने आ जाएगा लगा देते हैं। दूसरा होता है मानसिक होनहार, यह है साइकी डिटर्मिनेशन। उसको प्रारंभ में साइकी कैसी मिली है? मूलतः कहता है कि आपके माता पिता, पालने वाले पालक यानी गार्डियन, पालक के कारण आप इस तरह के हैं। आपके पालन पोषण, अपब्रिंगिंग जो हुई है, वो बचपन के अनुभव में आपकी व्यक्तिगत प्रवृत्तियों, पर्सनल टेंडेंसीज। आपको माता नहीं है, ऐसा हुआ, आपने देखा माता पिता आपके सामने झूठ बोल रहे हैं। आपके पिता माता को कह रहे हैं किसी का फोन आए तो कह देना मैं घर पे नहीं हूं। वो बच्चा देख रहा है, वो जान रहा है, वो उसकी मानसिकता में आ गया है। उसको पहले कुछ नहीं पता होता झूठ सच क्या है, कि ये तो घर में है पिता,
और फिर कह देना कि मैं आया, मैं नहीं। तो ये जो है ना, ये हमारे पालन पोषण में ये झूठ बोलना, ये कहीं से हम झूठ लेके नहीं आए। ये बचपन के अनुभवों ने अपनी व्यक्तिगत प्रवृत्तियों पर हो, ये हमारे कर्मों के कारण हो रहा है, ये भी बात है। ये अनुवांशिक जो मिल रहे हैं ये भी कर्मों के अनुसार मिल रहे हैं, ये भी हमारे कर्मों के अनुसार है। ये जो पर्सनल टेंडेंसीज है, और ये हमारी करेक्टर, जो करेक्टर का स्ट्रक्चर बनता है हमारा, ये आकार देता है मानसिक कि हमारी परिवार कैसा है, हमारे संस्कार कैसे हैं, हमारे परिवार में लोग कैसा करते हैं। मैंने वो परिवार देखे हैं कि बच्चा कहीं दुकान पे गया, सामान खरीदने भेजा, उस बच्चे को उन्होंने रिटर्न ज्यादा पैसे कर दिए। मान लीजिए वो 100 रुपया लेके गया और 20 रुपए देना था, उसमें बीच में एक नोट ज्यादा डाल दिया, 50-60 रुपए ज्यादा आ गए। घर पे पहुंचा, वो खुश है, बच्चा को पता चल गया था देख के, समझदार है। तो उसने आकर घर पे बताया, देखो मैं लेके गया और 50 रुपए फालतू आ गए। मतलब वो 50 का नोट आ गया में। तो अब माता पिता ने कहा, वो खुश हो गए, अब बच्चे को आ गई हेरा फेरी कर। और अगर माता पिता ने कहा जाकर वापस करके आ, अभी जाकर वापस करके आ उसको, वो बाद में गिनेगा, परेशान होगा, गो एंड रिटर्न, बस इतने से ही काम हो जाएगा। अब उसके अंदर से वो संस्कार पड़ गए कि किसी के धोखे से, गलती से मैंने कुछ गेन नहीं करना, मैंने उसको वापस देना। इसलिए आप किसी समूह के सामने खड़े हों, फेस करें, डरते हैं, आपके माता पिता ने आपको इस तरीके से पाला है कि आप जो है ना डर जाते हैं बड़ी जल्दी। वो मतलब कई बार होता है हम बच्चों को चुप करा देते हैं, चुप रहे, बड़े बोलते हैं चुप रहे चुप रहे। अब उनके अंदर वो जो है ना प्रवृत्ति है, वो बोलने का कुछ होते हैं, कुछ चीज उनको, वो चुप रह नहीं सकते, कुछ सुनते हैं। कई माता पिता नहीं मना करते। कई बच्चे जो हैं शुरू में घर की दीवारें, ड्राइंग रूम की दीवारें, कमरों की दीवारों के ऊपर जब वो थोड़ा लिखने लग जाते हैं, 3 साल 4 साल के होते हैं, इनके हाथ में पेन पेंसिल कुछ आ जाए, दीवारों के ऊपर ऐसे नक्शे बना देते हैं। उनको मार पड़ती है, उनको मार पड़ती है कि तुम दीवारें खराब कर रही हो। ये उनकी अभिव्यक्ति होती है, वो समझ नहीं सकते। अरे हो क्या गया, वो उनकी फीलिंग, जो उसकी अभिव्यक्ति है, वो बढ़ने दो वहां से। वो उसके ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो रीपेंटेड हो जाएगी, पेंट ही कराना पड़ेगा ना। बट उस बच्चे का पूरा सिस्टम खराब ना हो जाए कि वो अभिव्यक्ति करता है और आपने उसके 2-4 लगा दिए, तू दीवारें खराब नहीं करेगा। कल मैंने देखा ना, अगर लाइन लगी तो और मार पड़े, डरा दिया उसको, उसकी अभिव्यक्ति खत्म हो, वो सारी जिंदगी वैसा बन जाएगा। वो अपने विचार नहीं रख पाएगा, डरता रहेगा, उसको इस तरह से पाला गया। और ये बड़ी नेचुरल चीज है। ये करीब 50% बच्चे दीवारें खराब करते हैं। आप उनको पर्टिकुलर बोर्ड दे दें, स्लेट दे दें, कुछ दे दें, पर वो दीवार पे जाकर बनाएंगे, दीवार पे लिखेंगे। कुछ कम कम लाइनें लगाते हैं, कुछ बड़ी बड़ी पेंटिंग कर देते हैं। तो आपके माता पिता ने आपको किसी इसी तरीके से पाला। अगर आप कोई गलती कर देते हैं तो आपको बहुत अधिक अपराध बोध कराया जाता है, उसको अपराध बोध करा दिया, क्योंकि आपको अपने दिल की गहराई में वो भावनात्मक प्रोग्रामिंग, इमोशनल पनिशमेंट याद रहती है एंड तक। ये जो है इमोशनल पनिशमेंट मिली है उस टाइम, माता ने डांट दिया, ये कर दिया। उसकी जब आप बहुत असुरक्षित, कोमल और निर्भर थे, ये हम भूमिका बना रहे हैं कि जीव जो है प्रोएक्टिव हो रहा है। प्रोएक्टिव कौन होगा, जिसको घर में पूरा खुला, ये है, उसको स्वतंत्रता दी है और सीमाएं बांध दी, भाई तूने यहां से यहां तक नहीं जाना, तू पूरे घर में घूम। कहीं तू दीवार स्क्रैच कर रहा है, कहीं पेन पेंसिल से लिख रहा है, लिखना जो लिख, क्या कर लेगा। वो उसको डेवलप होने देने दे रहे हैं कि तू बढ़ आगे। तो वह भावनात्मक प्रोग्रामिंग होगी, इमोशनल पनिशमेंट। जब आप बहुत असुरक्षित, कोमल और निर्भर थे, उसमें आप बहुत, वो बच्चा जो होता है ना, बहुत असुरक्षित होता है, कोमल होता है, वो आप पे निर्भर कर रहा होता है। आपको वह भावनात्मक दंड, वो जो रिजेक्शन, या उसके साथ में उसका किसी के साथ कंपैरिजन करके उसको डाउन करना, देख तेरा भाई इतने नंबर लाया, देख पड़ोसी के बच्चे को वो इतना ला रहा है, यू आर किलिंग हिम। उस बच्चे को आप किल कर रहे हो, मार रहे हो। उसको उसको उसके हिसाब से बढ़ाना, वो पड़ोसी के लड़के को देख के नहीं। मतलब हम उस बच्चे को कैसा है,
कि उसके अंदर जो है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म कर, उसको ऐसी चीज दिखा रहे हैं जो वो बन नहीं सकता। हो सकता है, सबकी अपनी अपनी क्षमता है। एक बच्चे को, बहुत अच्छी राइटर है, उसके बच्चे को ना निकाल दिया गया स्कूल से। ये शायद वो साइंटिस्ट बना बाद में, मैं भूल रहा हूँ नाम उसका। तो उसकी उसके स्कूल से एक लेटर आया उसकी मदर को। वो मतलब ओनली चाइल्ड था, हस्बैंड नहीं था उसका। तो उसने लेटर, जब लेटर देखा तो लेटर से स्कूल से उससे एक्सपेल किया गया था। तो उसने क्या बोला बच्चे को, बड़ा छोटा था बच्चा अभी, हाँ, 5वीं 6वीं में पढ़ता है, उस बच्चे को कहा तेरे स्कूल से लेटर आया है कि तू इतना इंटेलिजेंट है, इतना ऐसा है कि तुझे ये स्कूल से किसी और स्कूल में अलग पढ़ाना चाहिए। तू तू स्कूल के लेवल से बहुत ऊपर है, तू स्कूल के लेवल से बहुत ऊपर है। इसलिए उन्होंने कहा है, मुझे चिट्ठी लिखी है कि, वो लेटर उसको इंग्लिश में लिख के दिया था उन्होंने कि ये तेरा ये बच्चा जो है ये बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा है, इसको कुछ और ढंग से पढ़ाइए आप इसको। और हो सकता है आप अगर पढ़ी लिखी हैं तो इसको खुद पढ़ाकर इसकी फैकल्टीज को डेवलप करिए, ये आम स्कूलों में पढ़ने लायक नहीं है। वो बच्चे ने सुना, वो इतना इनकरेज हो गया। अब उस मदर ने उसको पढ़ाना शुरू करा और उसको कहां से कहां ले गई। और अगर उस दिन उसको यह बता दिया जाता कि तुझे कहा है कि तू बिल्कुल निखद्द है, इस स्कूल के लायक नहीं है, उसको कितना मॉरली डाउन करके और उसके अंदर कैसी फीलिंग लानी। ये न्यूटन के बारे में है हमारा ये। हाँ, न्यूटन की होगा, मैं नाम भूल पर उस टाइम याद नहीं आ रहा था कि न्यूटन ही। न्यूटन न्यूटन के हाँ, बारे में है। हाँ, मतलब ये, बोले ना आपने सुनाई हुई है पहले, और मतलब आपके बहुत इसमें आएगी, आगे जाके स्टोरी आएगी है। हाँ, तो और ये बहुत साल जो है बाद ना, उसने वो लेटर पढ़ा था हमारा ये। हाँ हाँ, जी, बाद में वो लेटर पढ़ता है अपनी माँ का। हाँ, बहुत साल बाद। हाँ, तो वो जो है ना, वो देखिए ना उसने कैसे, मतलब मैं समझता हूँ कि वो जो लेडी थी, उसकी मदर जो थी, वो किस लेवल की थी कि उसने उसको न्यूटन बना दिया। और उसके टीचर्स ने उसको क्या बनाया, टीचर्स ने क्या बनाया। मतलब यह है कि ये देखिए, ये प्रोग्रामिंग होती है। बच्चा उस टाइम बड़ा कच्चा है, कुम्हार कुम्हार उस मिट्टी से क्या बना दे, घड़ा बना दे, मतलब उसकी सक्षमता है। पेरेंट्स अपने बच्चे को कहां तक मोल्ड कर सकते हैं, ये देखना कि इसकी क्षमता क्या है। ऐसे ही एक कृष्णा मूर्ति थे, इस कृष्णा मूर्ति, उसको जो है ना वो इंग्लैंड ले गई जो थी ये एनी बिसेंट। एनी बिसेंट ने उसको वहां पर मद्रास के अंदर उसको मरीना बीच के ऊपर घूमते देखा, और उसकी उसको वो कुछ जानती थी, कुछ ऐसी उसके पास लब्धि, उसने देखा ये लड़का बहुत इंटेलिजेंट है, ये तो कुछ बन जाएगा जिंदगी में। तो वाई कृष्णा मूर्ति ऐसी नाम है उसका, बड़ी बुक्स लिखी हैं उसने। तो वो उसके बाद में उसको कहती है कि इसको हम इंग्लैंड ले जाते हैं, इसको वहां ने कैम्ब्रिज से पढ़ाएंगे, ये लड़का बहुत शाइनी है। वो वहां जाकर हर क्लास में फेल होता है, मतलब पढ़े ही नहीं। पर उसने अपने जो निर्णय को छोड़ा नहीं, उसको बार 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 करते हुए, और वो अल्टीमेटली जो है ना, आगे जाकर जो है, जब वो नीचे की क्लासेस से निकलकर जब कॉलेज में गया तो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट बना। और वो बनकर वो वाई कृष्णा मूर्ति, तो वो कृष्णा मूर्ति जो था उसने इतनी बुक्स लिखी हैं, और एक नॉन व्यक्ति। तो ये देखिए ना कैसे डेवलप होता है कि एनी बिसेंट ने उसको छोड़ा नहीं। एनी, जिद्दू कृष्णमूर्ति है गुरुदेव, जिद्दू अब नाम मुझे नहीं, कृष्णा मूर्ति याद है मुझे। जिद्दू कृष्ण। हाँ, है जय कृष्णमूर्ति अलग है। जी है ये जय कृष्णमूर्ति। जी कृष्णमूर्ति होगी जी। हाँ, नहीं, जय कृष्णमूर्ति होगा, जय। जय कृष्ण। हाँ जी, जय, उसकी नॉवेल्स बहुत सारी है, नॉवेल्स पढ़ी हुई है हाँ, उसकी। इसका बहुत लिखा हुआ हाँ है। जी। वही था कि हर क्लास 2 2 साल में एक एक क्लास की है, छोटी क्लासों में। तो ये इस तरह ही देखिए ना कि कब किसने कब बढ़ना है, कब बढ़ना है उसको। नहीं तो वो घर पे बिठा के दुकानदारी लगा देते, ये चल भाई, वो कहाँ ये कृष्णा मूर्ति बन गया। उन्होंने चेन्नई में द स्कूल करके भी खोला है, उसका कॉन्सेप्ट भी वही है जो आप बता रहे हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा। तो आत्मा की तरफ ही है उनका भी कॉन्सेप्ट सेम है, जिद्दू कृष्णमूर्ति। हाँ नमो जी, अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आर्यनं नमो अध्यायनं नमो लोये सर्व साहूनं चतारि मंगलम
अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चतारी लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पनतो धम्मो लोकोत्तमा चतारी शरणं पवज्यामि अरिहंते शरणं पवज्यामि सिद्धे शरणं पवज्यामि साहू शरणं पवज्यामि केवली पनतं धम्मं शरणं पवज्यामि चारि शरण सुख अनुमंगल सदाय हाँ जी। है। हाँ जी।